मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी जिद और नफरत का इंजाम ऐसा होगा। मैं तो अपने बेटे पर जान निछावर करती थी, इसकी खुशी की खातिर कुछ भी करने को तैयार रहती। आहिर को मेरा अकलौता बेटा था, वो भी मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करता था। मेरी एक आवाज पर दौड़ा हुआ आता, हर वक्त मेरे सामने नजरें झुकाए खड़ा रहता। आहिर को माँ थी, इतना फर्माबरदार बेटा पाकर तो फख्र महसूस करती थी। मेरी हर बात पर मेरा बेटा आंखें बंद करके एतबार किया करता। शायद तभी मुझे लगने लगा कि मेरी मर्जी में ही मेरे बेटे की खुशी है, वो कभी भी मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएगा। यही सोचकर मैंने अपने बेटे अरसलान का रिश्ता अपनी भांजी से तय कर दिया। तायरा मेरी बड़ी बहन थी, इसने तो मुझे अरसलान के बचपन से ही कह रखा था कि शहनाज, अरसलान तो बस मेरा ही बेटा है, मेरी कलसूम के लिए यही अच्छा लगता है मुझे। मैं भी मुस्कुरा जाती कि बड़ी बहन है जो बेहतर समझे। आहिर को इनके मुझ पर एहसानात भी बहुत थे। मेरे शोहर की वफात के बाद मेरे और अरसलान के तमाम तर अखराजात इन्होंने तो उठाए थे, हर खर्च पूरा किया था, मेरे बच्चे को औलाद की तरह परवान चढ़ाया। अब अगर वो अपनी बच्ची को मेरे बेटे की बहू बनाना चाहती थी तो भला मैं इनकार कैसे कर सकती थी। शायद यही इनके एहसान का थोड़ा बदला था कि मैं अपनी भांजी को बेटी बनाकर घर ले आऊं। अब तो मेरा बेटा भी अच्छा कमाने लगा था, बड़ी कंपनी में काम करता था। वो दिन आज भी मुझे याद आता है तो मैं एक ठंडा सांस हाज करके रह जाती हूँ। कितना खुश था मेरा बच्चा। इस रोज जब वो घर दाखिल हुआ तो बहुत खुश था, हाथ में मिठाई और दीगर लवाजमात लिए अंदर दाखिल हुआ तो खुशी से मुझे गले लगा लिया। बेटे को खुश देखकर मैं पूछने लगी कि मेरे जिगर के टुकड़े, बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, बताओ क्या बात है, सब खैरियत तो है। अरसलान मेरे साथ ही लगकर कहने लगा कि अम्मी जान, एक खुशखबरी है, बल्कि एक नहीं, मेरे पास दो दो खुशखबरियां हैं। बेटे की बात सुनी तो मैं भी खुश होकर कहने लगी, बेटा, एक खुशखबरी तो मेरे पास भी है तुम्हारे लिए, मगर पहले तुम बताओ। बेटा मेरे माथे पर बोसा देते हुए कहने लगा कि अम्मी जान, मेरी प्रमोशन हो गई है, कंपनी वालों ने मुझे गाड़ी दी है और कह रहे हैं कि अगले माह में एक घर भी देंगे। बेटे के मुंह से ये सुना तो खुशी से आंखों में आंसू आ गए। मैं इसका माथा चूमकर नेहरू दुआएं देने लगी। बेटे ने मेरा मुंह मीठा करवाया और कहने लगा, अम्मी अब आप बताएं, आपके पास मेरे लिए क्या खबर है। बेटे से कहा कि तुम दूसरी खबर सुनाओ, फिर मैं अपनी सुनाती हूँ। मगर बेटा बजिद हुआ तो मैं डिब्बे से गुलाब जामुन उठाकर बेटे को खिलाते हुए बोली, शहजादे, मैं तुम्हारी बात पक्की कर आई हूँ कलसूम के लिए। मैं जितनी खुश होकर बता रही थी, अरसलान तो जैसे शौक सा खड़ा मुझे देखता रह गया। इसके मुंह में जाता गुलाब जामुन जमीन पर ही गिर गया। वो हैरत से मेरी जानब देखने लगा तो मैं भी ठिठक कर बोली, क्या हुआ बेटा, ये सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई। अरसलान फौरन मुंह साफ करके बोला, अम्मी आप ऐसे अचानक मुझसे पूछे बगैर सब कैसे कर सकती हैं। बेटे की पहली बार मुदाखलत पर मैं हैरान थी, जबकि वो संजीदा हो चुका था। इसके चेहरे पर जरा भी खुशी की रमक नहीं बची थी। मैं भी संजीदगी से कहने लगी कि तुम्हारी खाला के हम पर बहुत एहसानात हैं, और तो और वो लड़की वाले होकर भी मुझसे अपनी बेटी के रिश्ते की बात कर गए। अब तुम खुद ही सोचो, मैं कैसे मना कर सकती थी। बेटा यूं ही खामोशी से खड़ा रहा, चेहरे पर अफसुर्दगी छा चुकी थी। मैं मजीद कहने लगी कि बेटा कलसूम में आखिर कमी ही क्या है, हर लिहाज से वो बेहद अच्छी और खुश अखलाक लड़की है, इसमें कोई ऐब नहीं, और एक बार शादी हो गई तो तुम इससे मोहब्बत कर ही लोगे। इतना सुनना था कि बेटा पहली बार मुझे जवाब देते हुए कहने लगा, अम्मी माफ कीजिएगा, मगर मैं कलसूम से शादी नहीं कर सकता। मेरे दिल में ना पहले कभी इसके लिए कोई एहसास था और ना कभी होगा। बेहतर है कि आप जाकर मना कर दें हाला को। बेटे की बात सुनी तो मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैं सख्ती से बोली कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, कहीं तुम किसी और को। बेटा गहरी सांस हाज करके बोला, दरअसल आज मैं आपको यही बताने वाला था कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ और इसी से ही शादी करूंगा। अरसलान के मुंह से ये अल्फाज मुझ पर पहाड़ बनकर टूटे थे। मैं तो जैसे बुत बनी खड़ी रह गई। अपनी बाजी का ख्याल आया, आखिर वो क्या सोचेगी मेरे बारे में, वो तो मुझसे हर ताल्लुक ही खत्म कर देगी। मैं कुछ कहती इससे पहले ही मोबाइल की रिंगटोन बजी। फौरन हवास बहाल करती फोन की जानिब गई तो बड़ी बाजी की ही कॉल थी। अपनी हड़बड़ाहट काबू करके मैंने कॉल उठाई तो सलाम दुआ के बाद बाजी कहने लगी, आज रात अरसलान को लेकर यहीं आ जाना,
तुम दोनों की दावत यही है। बच्चे भी जरा एक दूसरे से बातचीत कर लेंगे और हम भी सोच लेंगे कि निकाह इस जुम्मा को रखें या अगले जुम्मे को। बाजी की बातें तो मुझे मजीद कपाने पर मजबूर कर रही थी। मेरी हालत देखकर बेटा परेशान सा हो गया और पानी पिलाने लगा, मगर मैंने बजीद होकर कहा कि तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ कलसूम के साथ, मैं किसी ऐरी गैरी को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। मगर बेटा बोला, जिंदगी में पहली बार मैंने आपसे फरमाइश की है, सारी जिंदगी मैंने आपकी ही मानी, तो क्या आप नहीं चाहती कि आपका बेटा अपनी पसंद की लड़की के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारे। बेटे की बात सुनी तो मुझे लगा जैसे वो मुझ पर जता रहा है और तंज कर रहा है। मैं दाढ़ी मारकर रोते हुए बोली कि सीधी तरह कह दो, तुम्हें मेरी बातें सिर्फ पाबंदियां लगती थीं। अगर इतनी ही तकलीफ थी तो ना मानते मेरी बातें। अब यूं जताओ तो नहीं। बेटा गहरी सांस हाज करके रह गया। इस रात हम डिनर के लिए बाजी के यहाँ गए तो वो बहुत खुश थी। कलसूम भी झिझकती हुई मेरे पास आकर बैठ गई, जबकि अरसलान तो संजीदगी से एक तरफ बैठा रहा। बाजी ने इसी जुम्मे को निकाह करने का फैसला सुना दिया। रुश्ती कुछ माह बाद ही तय पाई थी। मैं तो कोई फैसला कर ही ना सकी, सब कुछ मेरी बड़ी बहन तय कर चुकी थी। घर आए तो बेटा गुस्से में था, मेरे कदमों में बैठकर कहने लगा, अम्मी आप इस रिश्ते से इनकार कर दें, अभी भी वक्त है। मैं कलसूम को कभी भी इस रूप में कबूल नहीं करूंगा। आप तीन तीन जिंदगियां बर्बाद कर रही हैं, मगर मुझे तो अपनी बहन का पास रखना था, इसलिए बेटे को सख्ती से तंबीह की कि मैं अपनी बहन का दिल नहीं दुखा सकती। तुम्हारी शादी होगी और सिर्फ कलसूम से होगी। इस रात मैंने पहली बार अरसलान को झिड़का था। शायद वो भी जिद पर अड़ चुका था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कल का सूरज मुझ पर कैसी क्यामत लाएगा। अगली सुबह बेटा दफ्तर के लिए जल्द ही निकल गया। वो नाश्ता भी करके नहीं गया था। निकाह में 3 रोज बाकी थे। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या तैयारी करूं। आखिर बाजी के हाँ ही चली गई और जाकर निकाह का सामान लिया। घर वापस आई तो रात हो चुकी थी, मगर अरसलान अभी तक घर नहीं आया था। मुझे अब तशवीश होने लगी थी, कहीं वो मुझे लेकर बदगुमान ही ना हो जाए। अभी मैं यही सोचते हुए बेटे को फोन करने लगी थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। यकीनन अरसलान ही होगा। ये सोचकर मैंने जब दरवाजा खोला तो सामने अरसलान ही खड़ा था, मगर ऑफिस के हुलिये में नहीं, बल्कि कॉटन का सूट पहने हुए, गले में फूलों का हार डाले हुए था। मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। हैरत से फटी फटी नजरों से बेटे को देखने लगी। तभी कार का पिछला दरवाजा खुला और सुरख जोड़े में मलबूस एक लड़की उतरी। जिसका डर था वही हुआ था। अरसलान तो अपनी मनपसंद लड़की को निकाह करके घर ले आया था। मैं शिश्तर से खड़ी ये सब देखती रह गई। तभी अरसलान मेरे पास आकर बोला, अम्मी मैंने अपनी मनपसंद लड़की से निकाह कर लिया है। आओ सबा अंदर आओ। अरसलान अपनी बीवी को थाम कर घर के अंदर लाया था, मगर बजाय दरवाजा बंद करने के वो दोबारा गाड़ी की जानिब गया और फिर जो लेकर आया वो देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। इसने 2 बच्चों को उठा रखा था जो शायद 3-4 साल के लगते थे और जुड़वा थे। जब मुझे ये सारी कहानी समझ आई तो यूं लगा जैसे सांस लेना ही भूल गई हूँ। दोनों बच्चे सबा को मामा मामा कहकर बुला रहे थे। मेरा तो हाथ सीधा दिल पर गया था। गिरते गिरते बची थी। अरसलान मेरी जानिब बढ़ा, मगर मैंने इसे सख्ती से दूर कर दिया और चलती हुई अपने कमरे में आकर दरवाजा लॉक कर दिया। मुझे तो अभी तक ये ख्वाब सा लग रहा था। यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसे भी हो सकता है। अरसलान अपनी बीवी को 2 बच्चों समेत कमरे में ले जा चुका था, जहां मैंने इसकी और कलसूम के लिए ली गई चीजें फैला रखी थी कि जब बेटा आएगा तो इसको दिखाऊंगी। मगर मैं फूट फूट कर रोने लगी। बेटे ने जो छुआ गोंपा सो गोंपा, मगर अब जो मेरा हशर मेरी बाजी करेंगी वो सोच कर ही मैं बेहोश होने लगी थी। अरसलान दरवाजा बजाता रहा, मगर मैंने दरवाजा ना खोला। अगली सुबह दरवाजा खोला तो घर का नक्शा ही गोया बदल चुका था। सबा जिसको कल रात मैंने एक नजर उठाकर भी ना देखा था, इसने नाश्ता बनाकर मेज पर सजा दिया था, मगर मुझे देखकर सर झुका गई। वो तो मेरे बच्चे की उम्र की ही लगती थी, बेहद हसीन और पुरकशिश शख्सियत की हामिल, मगर थी तो 2 बच्चों की माँ ना। बेटा मेरे पास आकर मुझे समझाने लगा और बताने लगा कि सबा एक यतीम लड़की थी। गांव के चौधरी ने इसकी पढ़ाई का खर्चा उठाया और आला तालीम दिलवाई। मैं इसको यूनिवर्सिटी के जमाने से ही चाहता था, मगर कभी आपको बताने की हिम्मत ही ना हुई। शायद यही मेरी गलती थी। पढ़ाई के दौरान ही इसकी शादी हो गई और मैं पछताता रह गया। जानती हैं अम्मी, आज से 4 साल पहले जब मुझे शदीद बुखार रहा था, इतना कि मैं एक हफ्ता तक बेहोशी की हालत में रहा, रोता रहता। आप पूछती थी तो बहाना बना देता कि सर में दर्द है, मगर नहीं, वो दर्द यहाँ दिल में था।
خیر دھیرے دھیرے صبا کے بغیر جینے کی عادت ڈال رہا تھا کہ تبھی ایک خبر ملی کہ صبا کا شوہر ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا۔ اس کے تو 2 جڑواں بچے بھی تھے، مگر اس کے باوجود میرے دل میں امید کی کرن جاگی۔ سوچا آپ کو بتاؤں، آپ کو مناؤں اور پھر صبا کو اپنی بیوی بنا کر یہاں لے آؤں، مگر آپ کے سامنے کبھی بولنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ بیٹا بتا رہا تھا اور میں سن رہی تھی، مگر خیر میں اس سے ناراض تھی اور بے تحاشا ناراض تھی۔ آخر کو وہ میرا اکلوتا بیٹا تھا اور ایک ماں تو شاید بیٹا پیدا ہوتے ہی اس کی خوشیاں اور شادی کے خواب سجانے لگتی ہے، جبکہ میرا بیٹا تو اکیلے ہی میری شمولیت کے بغیر شادی کر کے ایک بیوہ یتیم لڑکی کو 2 بچوں سمیت کر لے آیا تھا۔ صبا مجھے تو وہ ایک نظر بھی نہ بھا رہی تھی، جو ہونا تھا ہو چکا تھا، مگر میرے دل میں اس کے لیے شدید نفرت پیدا ہو چکی تھی۔ میرے بیٹے سے بھی بدگمان ہونے لگی تھی۔ کلثوم اور ارسلان کے نکاح کو 2 دن باقی تھے۔ میں نے ارسلان سے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتی، تمہیں ہر حال میں کلثوم سے نکاح کرنا ہوگا، مگر ارسلان فوراً بولا کہ میں ایسا قطعاً نہیں کر سکتا۔ آپ بے شک جا کر اپنی بہن کو منع کر دیں، اگر وہ ہم پر لگائے گئے پیسوں کو نقد مانگتی ہیں تو میں اپنی ساری جمع پونجی جمع کر کے ان کے احسان کا بدلہ دے دوں گا، مگر کبھی یہ قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ ابھی یہی باتیں چل رہی تھیں کہ میری بہن میرے گھر آ گئی۔ وہ ارسلان کے لیے نکاح کا جوڑا لے کر آئی تھی، مگر میرے گھر میں ایک انجان لڑکی کو 2 بچوں سمیت دیکھا تو حیرانگی سے کہنے لگی کہ شگفتہ، یہ لڑکی کون ہے؟ ہمارے کسی رشتہ داروں میں سے تو نہیں لگتی۔ باجی کی بات سنی تو میں ہڑبڑا کر باجی کا چہرہ دیکھنے لگی، بھلا کیا جواب دیتی، مگر تبھی ارسلان فوراً بولا کہ یہ میری بیوی ہے، کل رات ہی ہم دونوں نے نکاح کیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ میری بہن تو بکھلا کر کئی قدم پیچھے ہٹی، کبھی مجھے دیکھتی تو کبھی ارسلان کو۔ ارسلان نے اپنی بیوی کو تو کمرے میں ہی بھیج دیا تھا۔ میری بہن نے جب میرے منہ سے بھی حقیقت سن لی تو وہ غصے سے باتیں سنانے لگی۔ اس نے میری بے تحاشا بے عزتی کی اور جتنی بھی جمع پونجی لٹائی تھی، جو احسان کیے تھے، سبھی کچھ میرے سامنے اگل کر مجھے نیچا دکھانے لگی اور کہنے لگی، تم سے یہ امید تو نہ تھی، تم تو آستین کا سانپ نکلی ہو۔ تمہارا میں نے کس قدر خیال رکھا تھا، تمہارا شوہر مرا تو تمہارے بچے کو پال پوس کر بڑا کیا اور تم بدلے میں مجھے یوں دھوکہ دے گئی۔ میری بہن مجھے باتیں سنائے جا رہی تھی، جبکہ میں داڑیں مار مار کر رو رہی تھی۔ میری بہن باتیں سناتی ہوئی جا چکی تھی، جبکہ میں بھی اپنی بہن کے پیچھے ہی دوڑی۔ میں اپنے بیٹے کو تو شاید چھوڑ سکتی تھی، مگر اپنی بہن کو نہیں۔ میں بہن کے گھر پہنچی تو وہ ناراض تھی، اس نے مجھے تھپڑ بھی مارا اور دھکے بھی دیے، مگر میں اس کے گھر سے نہ نکلی۔ میں اس کے قدموں میں گر گئی اور رو رو کر کہنے لگی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، ارسلان پر تو اس عورت نے جادو سا کر دیا ہے، وہ تو میری بات ماننے سے بھی انکاری ہے، یہ سب کچھ ان کا ہی کیا درا ہے، میں تو بالکل انجان ہوں۔ بہن نے جب یہ سنا تو اس کا غصہ تھوڑا کم ہوا اور روتے ہوئے کہنے لگی، میں تو اپنی بیٹی کی شادی ہر حال میں ارسلان سے ہی کرواؤں گی، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم کیسے اس عورت سے اپنے بیٹے کی جان چھڑواتی ہو۔ میری بہن نے میرا دماغ اس قدر زہر سے بھر دیا کہ میں اچھے برے کی تمیز ہی بھول گئی۔ میرا بس ایک ہی مقصد تھا اور وہ یہ تھا کہ میں صبا کو اس گھر سے نکال کر ہی رہوں گی اور اپنے بیٹے کو اس کے خلاف پدزن کر کے کلثوم کو اپنی بہو بناؤں گی۔ میں کوئی اتنی چالاک نہ تھی، مگر میری بڑی باجی نے مجھے کئی مشورے دیے اور کئی منصوبے بنا کر دیے، جن پر عمل کرتے ہوئے میں آگے بڑھنے لگی۔ پہلے تو 1 ہفتہ تک میں بیٹے اور بہو سے ناراض رہی، مگر پھر دھیرے دھیرے اپنا رویہ اس کے بچوں اور ارسلان کے ساتھ ٹھیک کر لیا۔ ارسلان بھی خوش ہو گیا اور میں ارسلان کے سامنے تو اس کے بچوں سے بہت پیار کرتی، اس کی بیوی کو بھی بیٹی کہہ کر بلاتی، مگر جو ہی ارسلان گھر سے جاتا تو میں فوراً اس کے ساتھ سختی سے پیش آنے لگتی، ساری کھانے کی چیزیں اپنی دسترس میں رکھتی، اس کے بچے کھانا مانگتے تو میں مار کر کمرے سے بھگا دیتی۔ وہ روتے بلکتے رہتے اور کہتے کہ ہم ابو کو سب کچھ بتا دیں گے، مگر میں ایک بار پھر انہیں مار کر کہتی، کہاں کا ابو؟ تم لوگوں کا ابو تو مٹی تلے مر چکا ہے، خبردار جو میرے جوان جہان بچے کو ابو کہا تو۔ صبا بھی یہ رویہ دیکھ کر بے حد پریشان ہو چکی تھی، بولی بالی سی رونے لگتی اور ہاتھ جوڑ کر کہتی کہ میں ماضی میں بہت تکلیف سہ کر آئی ہوں، خدارا مجھ پر مزید ظلم مت کرے، مگر میں تو اس پر بھی ہاتھ اٹھا جاتی، بیٹے کو اس کے خلاف کرنے لگتی، مگر میرا ارسلان تو اس کے پیچھے پاگل تھا، ماں سے زیادہ بیوی پر اعتبار کرتا تھا۔ میری اب تک کے سارے منصوبے فیل ہو چکے تھے، میرا بیٹا تو شاید مجھ سے بھی زیادہ اپنی بیوی پر اعتبار کرتا تھا، مگر تبھی مجھے
ऐसी खबर मिली जिसे सुनकर मेरे होश उड़ के सबा हामला हो चुकी थी। मुझे थोड़ी खुशी भी हुई कि मैं दादी बनने वाली हूँ। मैंने जब ये खबर जाकर अपनी बाजी को सुनाई तो वो गुस्से से भड़क उठी और कहने लगी कि खबरदार जो इस बच्चे को दुनिया में आने दिया, वरना अरसलान तो बिल्कुल ही अपनी बीवी के नीचे लग कर रह जाएगा, तुम्हारी एक भी नहीं सुनेगा। अरे पागल, वो तुम्हें धक्के देकर घर से निकाल देगी। इतना सुनना था कि मैं एक बार फिर बदगुमान होने लगी। मैंने बाजी से कहा कि आखिर बताएं मैं क्या करूं, तो बाजी कहने लगी जो मैं कहती हूँ इस पर अमल करना। इन्होंने जो मशवरा मुझे दिया वो सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मगर अमल करना तो जरूरी था, क्योंकि बाजी ने कहा था। इन्होंने मुझे एक दवा लाकर पकड़ाई और बोली, लो दूध में मिलाकर अपनी बहू को दे देना, इसका बच्चा तो मरेगा ही मरेगा, साथ सबा भी धीरे धीरे मौत की गांठ उतर जाएगी और किसी को कानो कान खबर ही ना होगी। मुझे डर भी लग रहा था, मगर इंतकाम लेना था। मैंने वो दवा ली और लेकर घर चली आई। मेरा रवैया तो बहू के साथ एक बार फिर अच्छा हो गया था। ये सोचकर कि वो मेरे पोते या पोती की मां बनने वाली है, वो भी खुश थी कि मेरा रवैया बदल गया है। इसी रात मैंने दूध का गिलास गर्म किया और लाकर अपनी बहू को दिया, जिसमें मैंने जहर मिला रखा था। मैंने इनको दूध का गिलास थमाते हुए कहा कि अपना बहुत सारा ख्याल रखो, आखिर को तुम्हारे पास मेरे अरसलान की निशानी है। वो खुश हो गई। मैंने दोनों को दवाएं दी और कमरे से निकल गई। यही सोच रखा था कि आधी रात को इसकी तबीयत खराब होगी और वो अस्पताल चली जाएगी, चंद रोज बीमार रहेगी और फिर मौत की घाट उतर जाएगी। ये सोचकर खुशी खुशी लेट गई, मगर जब सुबह हुई तो मेरे होश उड़ के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। जब मैंने दरवाजा खोला तो सोचा था अरसलान होगा, मगर ये तो सबा खड़ी थी, जो बदहवास कहने लगी कि आंटी पता नहीं अरसलान को क्या हो गया है, मैं कब से जगा रही हूँ मगर वो उठ नहीं रहे। मेरे तो जैसे हाथ पांव सुन हो चुके थे और भागती हुई बेटे के कमरे में गई तो वो बिस्तर पर पड़ा था, रंग जर्द पड़ चुका था। यूं लगता था जैसे वो इससे आगे मैं सोच ही नहीं सकती थी। चीखते चलाते हुए बेटे को उठाने लगी, जब देखा तो दूध का गिलास कमरे में खाली पड़ा था। बेसाख्ता बहू से पूछा कि रात को जो दूध का गिलास मैं तुम्हें देकर गई थी वो तुमने पिया? कहने लगी कि जी आंटी, मैंने सिर्फ 2 ही घूंट पिया था, जबकि बाकी मैंने अरसलान को पीने के लिए दे दिया था, क्योंकि मुझे दूध अच्छा नहीं लगता। इतना सुनना था कि मुझ पर मानो पहाड़ गिर गया। मैं रोते हुए बेटे को लेकर अस्पताल चली गई थी। इसकी भी तबीयत खराब हो रही थी। डॉक्टर ने चेक किया तो कहने लगे आपके बेटे के वजूद में जहर फैल चुका है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, आप दुआ करें। वहीं सबा की भी तबीयत खराब होने लगी। जब इसका चेकअप किया गया तो डॉक्टर कहने लगे आपने यकीनन जहरीली चीज खाई है, जिसकी वजह से आपके बच्चे पर असर पड़ रहा है। हो सकता है कि आपका बच्चा हम ना बचा सके। मेरी बहू और बेटा दोनों ही अस्पताल में थे। इसके दोनों बच्चे मेरे करीब बैठे मामा मामा कहकर और अरसलान को बाबा कहकर रो रहे थे, जबकि मैं सर पकड़कर बैठी हुई मुफ्त मांग लिए सख्ते की कैफियत में थी। मैंने ये क्या कर दिया था? मेरी नजर बच्चों पर गई जो मेरे अरसलान की औलाद नहीं थे, मगर इसके बावजूद इसके लिए इस कदर तड़प तड़प कर रो रहे थे कि जैसे वही इनका सब कुछ हो। फिर आहर में माँ होकर कैसे इस कदर खुदगर्ज हो गई कि आज मैंने जो बहू के लिए बुरा चाहा था वो मेरे बेटे पर ही आ गुजरा था। मैंने इन बच्चों को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। आखिर खुदा की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी मांगी और तमाम गुनाहों से तौबा करते हुए कहा कि दोबारा कभी ऐसा काम नहीं करूंगी। मैंने इतनी दुआएं शायद कभी जिंदगी में भी नहीं मांगी थी। कई घंटों तक बेटे और बहू का इलाज चला। बहू तो बच्चे से महरूम हो चुकी थी, जबकि मेरा बेटा जिंदगी और मौत की कश्मकश में लड़ रहा था। आखिर 2 दिन की अनथक मेहनत के बाद मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लुटाकर अपने बेटे की जिंदगी बचा ली। मैं कुछ भी अपने बच्चे से छुपाना नहीं चाहती थी। बेटे के सामने गुनाहगार बनी, हाथ जोड़कर माफी मांगकर बता दिया कि सब कुछ मैंने ही किया था। बेटा सदमे की कैफियत में था, नाराज हुआ, मगर मुझे रोता देखकर सीने से लगा लिया। सबा भी रो रही थी। आखिर इन दोनों ने अपनी औलाद को खोया था। मुझे भी शायद अब अपने पोता या पोती के खो जाने का दर्द हुआ था, क्योंकि अब मैंने अपनी आंखों से दुनिया को देखा था। बहू और बेटे ने मुझे माफ कर दिया, मगर जब हम घर आए तो मुझे बाजी की कॉल आई थी। कहने लगी कि ये प्लान तो फेल हो गया, अब आगे क्या करोगी? इतना सुनना था कि मैंने फोन कान से हटा दिया और बाजी का नंबर हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। मेरे बेटे की सेहत ठीक हुई तो इसे दूसरे बड़े शहर में एक बड़ा घर भी मिल गया। हम सब वहां शिफ्ट हो गए।
دوبارہ میں نے کبھی اپنی بہن سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی۔ بس اب میں مزید اپنے بچے کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی، بس اس کی خوشی میں ہی میری خوشی تھی۔